हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल। और इस चैनल की दशा और दिशा क्या होगी वो आप लोग तय करेंगे। हम आज से बस स्टार्ट कर दे रहे हैं। क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता। बस टीचिंग का थोड़ा सा पैसन है तो बस स्टार्ट कर दे रहे हैं। दशा और दिशा आप तय करेंगे, सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग चूज किए हैं मोशन। मोशन के बारे में जानेंगे कि मोशन होता क्या है, क्या चीज़ें होती हैं इस चैप्टर में। और हमने ये क्लास 9th के एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो चीज़ें अभी चूँकि बेसिक लेवल पे हैं, जस्ट अ बिगनिंग वीडियो है, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और आगे निर्धारित करेंगे कैसे क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो सबसे पहले मोशन में देखिए कुछ डेली लाइफ ऑब्जर्वेशंस हमने लिखा हुआ है जो होते हैं। जैसे हम लोग रोज़ देखते हैं कि फ्यू थिंग्स एट रेस्ट, फ्यू इन मोशन। जैसे कि कुछ चीज़ें हम लोग रोज़ देखते हैं कि कुछ रुकी हुई हैं, कुछ मोशन में है, चल रही हैं। जैसे कि चिड़िया है, कभी बैठी रहती है डाल पे, कभी उड़ रही होती है। मछली है, जल में तैर रही होती है। गाड़ियाँ हैं, कहीं खड़ी हैं, कहीं चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो बेसिकली एन ऑब्जेक्ट विल बी परसीव्ड इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। बेसिकली द ऑब्जेक्ट हैव अ मोमेंट। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे व्यक्ति है, चाहे कोई वस्तु है, कार है, गाड़ी है, घोड़ा है, कुछ भी है, उसको मोशन में तब माना जाएगा अगर उसका पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज होता है, यानी उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट है, तभी माना जाएगा कि वो एक मोशन में है। तो यानी कि मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि कोई चीज़ मोशन में तब है जो उसमें कुछ मूवमेंट है, यानी कि उसका जो जगह है वो चेंज हो रहा है समय के साथ साथ। अब देखिए इसमें दिया हुआ है ऑल मोशंस आर रिलेटेड टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जितने भी तरह के मोशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट होता है, एक जगह होती है, या एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसके रिलेटिव होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में जब यात्रा करते हो, आप हो और आपके दोस्त हैं, ट्रेन में बैठे हुए हो, दोनों लोग आमने सामने। विंडो से आप लोग देखते हो तो विंडो से जितनी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, पेड़ हो गया, कोई आदमी हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि पीछे की तरफ जा रही हैं, लेकिन आप रुके हुए हो। बट एक्चुअली ट्रेन चल रही होती है और उस ट्रेन में आप बैठे हो, आपके साथ दोस्त बैठा हुआ है। वो कहीं भी आपको चलता हुआ नहीं नज़र आएगा, वो एक जगह बैठा हुआ रुका हुआ नज़र आएगा। तो वो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं कि जो पीछे की चीज़ें हैं वो सारी जा रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर वही आपका दोस्त किसी एक स्टेशन पे उतर गया और उतरने के बाद जब ट्रेन चालू हुई, आपने विंडो से देखा, तो वो दोस्त लगेगा कि पीछे की तरफ जा रहा है और आप कॉन्स्टेंटली बैठे हुए हो। तो इसमें जो रेफरेंस पॉइंट हो गया वो ट्रेन हो गया। तो ये इस तरह से जितने भी तरह के मोशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी एक रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव होते हैं। अब इसी तरह से आगे अगर हम लोग बात करें, व्हेन वी से अ बॉडी इज एट रेस्ट इट मीन्स द बॉडी इज नॉट इन मोशन और इट इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज मूविंग टुगेदर विद द बॉडी। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम लोग ये कहते हैं कि कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में है, यानी ठहरा हुआ है, एक जगह पे रुका हुआ है, तो इसका मतलब है कि उस बॉडी में कोई मोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। यही चीज़ हो गया जो हमने एग्जांपल दिया, जैसे कि जो दोस्त आपका था, आपके साथ ट्रेन में बैठा हुआ था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी, मूवमेंट तो ट्रेन में थी। और आपको ऐसा लग रहा था कि हम लोग रेस्ट में हैं क्योंकि उसके साथ साथ हम लोग भी मूव कर रहे थे, ट्रेन के साथ साथ हम लोग भी मूव कर रहे थे। तो इसलिए हम लोग को ऐसा लगता है कि रेस्ट में है, रुका हुआ है। तो रेस्ट में बेसिकली मतलब कोई मूवमेंट नहीं है। और इसका देखिए नीचे दिया भी है रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम रेफरेंस दैट इज मूविंग टुगेदर विद द बॉडी। यानी कि बॉडी क्या है, ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन के साथ हम भी मूव कर रहे हैं, उसमें बैठे हुए हैं, तो हमें लग रहा है कि हम रेस्ट में हैं, जबकि एक्चुअल में मूवमेंट तो हो रही है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, यानी एक सीधी रेखा पे या स्ट्रेट लाइन, यानी एकदम सीधा जो मोशन होता है वो क्या होता है। तो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मोशन। जो मोशन होता है, गति होता है, उसका सबसे सिंपल फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन मूवमेंट या मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब इसको चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं जो नीचे दिया हुआ है। लेट्स फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी एंड सी टू ए। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ इस पॉइंट पे देखिए लगा हुआ ओ के पास, यहाँ से लेके वो सी तक जाता है, फिर सी से वो ए तक आता है, और इसके बीच में उसने कितने डिस्टेंस कवर की उस चीज़ को है। और इसी से हम लोग समझेंगे कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन क्या होता है, क्योंकि देखिए कि एकदम सीधा लाइन है। तो जैसा कि हम लोग इसमें देख सकते हैं, ओ से ए की दूरी जो है 15 किलोमीटर, फिर ए से बी की दूरी 15 किलोमीटर, और बी से सी की दूरी जो है वो 10 किलोमीटर है। अब टोटल डिस्टेंस हमको ओ से सी और सी से ए निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू ओ सी प्लस सी ए, यानी कि ओ से सी तक की दूरी कितनी हो गई, 15 15 30 और 10 40 किलोमीटर, और फिर सी से ए 10 प्लस 15 यानी कि 25, यानी 40 प्लस 25 टोटल 65 किलोमीटर की दूरी इसने तय की।
Now, here when the we describe the distance covered by the movement or motion of the object, only numerical value and not the direction of motion was considered. ये बहुत ही रिलेटिव पॉइंट और बहुत समझने वाली चीज़ है, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसमें इसने ये कहा है कि जब हम लोग ऊपर का समझ रहे थे कि कितना डिस्टेंस कवर किया है इस ऑब्जेक्ट ने, तो इसमें हमने सिर्फ ये दिखाया है कि इतने किलोमीटर की दूरी इतने तय की है, कितना 65 किलोमीटर की दूरी तय की है, लेकिन किस दिशा में तय की है ये चीज़ हमने नहीं दिखाई है। यानी कि कोई भी मोशन जो किसी दिशा पे निर्भर ना हो, सीधा एक उसका डिस्टेंस कवर कर रहा हो इतने दूरी तक तय की, तो वो हो जाती है आपकी मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जनरली तो हम लोग कहते हैं मान लीजिए आपका स्कूल है, आपके स्कूल की दूरी आपके घर से 15 किलोमीटर है, तो हमने कहा कि 15 किलोमीटर जाते हैं, तो क्या वो स्ट्रेट लाइन है? मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आपका घर एकदम सीधे में पड़ता है तो हो सकता है, बट अगर कुछ मोड़ आते हैं, कहीं से आप मुड़ के जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग मोशन नहीं होगा। तो वहाँ पे डायरेक्शन तय करना होगा कि आपके घर से पूर्व दिशा की ओर है, आपके घर से पश्चिम दिशा की ओर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यानी जिसमें डायरेक्शन मेंशन ना किया जाए जिस मोशन में, वो मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन हो जाता है। अब यही बात करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। इसको देखिए नीचे मैंने तोड़ के लिखा हुआ डिस प्लस प्लेसमेंट, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, एक जगह पे है, उसको उठा के आपने दूसरे जगह पे रख दिया, यानी उसकी प्लेसमेंट एक जगह से हटा के दूसरे जगह हो गई, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बेसिकली कहते हैं। नाउ इन द एबव एग्जांपल टोटल डिस्प्लेसमेंट इज, अब जो ये पिछला एग्जांपल है इसमें अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें कितना होगा, हमने निकाला था ओ से सी तक की दूरी, फिर सी से ए तक की दूरी, यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं ए पर आके टिक गया, पहले ओ से सी गया, फिर सी से ए तक वापस आया। तो अब इसमें जब हम लोग निकालेंगे तो ओ से सी तक की दूरी निकालेंगे, कितना हो गया? तो ओ से सी तक की दूरी हमारी है 40 किलोमीटर। फिर अब सी से ए तक की दूरी निकालेंगे तो वो हो जाएगा 25 किलोमीटर। अब जब 40 में से 25 को हम लोग माइनस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 15 किलोमीटर आ रहा। अब 15 किलोमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो ये दूरी है ओ से ए के बीच की दूरी भी देखिए 15 किलोमीटर है। तो और वही चीज़ ऊपर कहने की कोशिश कर रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब इसमें इनिशियल पोजीशन कहाँ था, कहाँ से स्टार्ट किया था? ओ से। फाइनल पोजीशन कहाँ पे जाके रुका? ए पे। अब इनके बीच की दूरी 15 किलोमीटर है, तो वही चीज़ ये कह रहा है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, वही यहाँ पे निकाला गया है। अब यहाँ देखिए एक नीचे नोट लिखा हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी जीरो बट द डिस्टेंस ट्रेवल विल नेवर बी जीरो। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो जीरो हो सकता है, लेकिन जो दूरी तय की गई है वो जीरो नहीं होगी। अब उदाहरण के तौर पे अगर इसी एग्जांपल में देखें, मान लीजिए कि जो ये ऑब्जेक्ट है ओ से शुरू हुआ, सी तक आया और सी से फिर ओ तक आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने यहाँ पे क्या बताया था? डिस प्लस प्लेसमेंट, यानी एक वस्तु को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया, तो वो उसके बीच की कुछ दूरी बनी, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन अगर एक वस्तु को उठाया, उठा के घुमाया, घुमा के लाके फिर वहीं पे रख दिया, तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुई ना, वो तो अपने जगह पर ही है, जिस जगह पे था वहीं पे रखा हुआ है, तो उसके बीच की दूरी जीरो हो जाएगी। तो वही चीज़ है यहाँ, ओ से उठाया सी गया, सी से फिर ओ पे रख दिया हमने, तो वो जीरो हो गया, जो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है जीरो। लेकिन डिस्टेंस जो कवर किया वो तो नहीं होगा ना, क्योंकि पहले इसको ओ से उठाया, सी तक गए, टोटल 40 किलोमीटर, फिर सी से ओ तक आया तो फिर 40 किलोमीटर, तो टोटल 80 किलोमीटर की दूरी कवर करी है हमने। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। अब देखिए यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब देखिए इसमें क्या है कि अ मोशन विच कवर्स इक्वल डिस्टेंस एवरी मोमेंट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन एंड वाइस वर्सा कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेसिकली मान लीजिए कि हम चल रहे हैं, बाइक स्टार्ट की अपने, और हम एक घंटे में मान के चलिए कि 10 किलोमीटर चल के गए, फिर अगले एक घंटे में भी हम 10 किलोमीटर, फिर अगले एक घंटे में भी 10 किलोमीटर, यानी कि हमारी जो डिस्टेंस कवर हो रही है टाइम के हिसाब से वो एक बराबर डिस्टेंस कवर हो रही है। तो बेसिकली ये एक मोशन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए पहले घंटे में हम 5 किलोमीटर गए, फिर दूसरे घंटे में 10 किलोमीटर गए, फिर तीसरे घंटे में 2 किलोमीटर गए, तो ये जो हमारा मोशन हो जाता है वो कहीं ना कहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक बराबर नहीं हो रहा है। तो इसी को हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। शायद आप समझ गए होंगे, इस बात की उम्मीद पूरी तरह है। अब नेक्स्ट इसमें है स्पीड। स्पीड बेसिकली क्या होता है? द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, गति में है, और उस गति के दौरान उसने एक दूरी तय की, और वो दूरी उसने एक पर्टिकुलर टाइम में तय किया,
तो वही जो दूरी तय की गई एक पर्टिकुलर टाइम में, इनके बीच का जब रेशियो निकालेंगे तो उसी को स्पीड कहेंगे, यानी कि इतने मीटर पर सेकंड के स्पीड से गया तो इतनी दूरी कवर, यानी 5 मिनट में 10 किलोमीटर गए, तो हमारा जो स्पीड हो जाएगा वो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5, तो यानी कि 2 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से गए हम लोग। तो ये हो जाता है फॉर्मूला। अब देखिए यूनिट क्या होता है स्पीड का, तो मीटर पर सेकंड। मीटर जो होता है वो डिस्टेंस जो कवर हुआ, सेकंड टाइम का हो गया। एक चीज़ है देखिए एवरेज स्पीड। अब मान लीजिए हमारा जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि पहले 1 घंटे में 5 किलोमीटर, दूसरे में 10 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 2 किलोमीटर, इस तरह से अगर हम लोग जा रहे हैं तब हम स्पीड कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस जितना कवर हुआ है वो ऐड कर लेंगे, और उसके बाद से टोटल टाइम जो लगा हुआ वो ले लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, हो जाएगा। यूनिफॉर्म में यूनिट टाइम होता है कि आप एक समान यूनिट में जा रहे हो, मतलब समान टाइम में 1 घंटे में 5 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 5 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में 5। लेकिन जहाँ नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा वहाँ पे टोटल डिस्टेंस ले लेंगे और एक एवरेज टाइम मान लेंगे किसके हिसाब से चल रहे हैं। अब जैसे 1 घंटे में अगर पहले 1 घंटे में 5 किलोमीटर गए तो दूसरे में हमें भी 5 जाए तो 10 जाना चाहिए, लेकिन हम 2 ही किलोमीटर गए तो ये चीज़ नहीं होगा। फिर हम दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 और 2 कर लेंगे तो 7 किलोमीटर चल गए। टाइम मान लो 2 घंटे का हमारा लगा, तो डिवाइड करेंगे तो 3.5 का स्पीड आ जाएगा हमारा। लेकिन अगर वही 5 का चलेंगे तो 2 का आएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं निकालने के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, स्पीड विद डायरेक्शन। When the rate of motion described with its direction of motion, then the speed terms as velocity, और velocity is the speed of an object in a definite direction. बेसिकली अगर हम जैसे अभी बात कर रहे थे, स्कूल वाला एग्जांपल दे रहे थे, तो अगर हम बाइक स्टार्ट किए और हम अपनी बाइक को लेके यहाँ से पूर्व की तरफ गए 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, फिर इसके बाद से आगे गए तो पश्चिम मुड़ गए, फिर आगे गए तो उत्तर हो गए, इस तरह की चीज़ें यू टर्न लेके चलते रहे हम लोग, तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन हम उसमें दिखा रहे हैं। तो जब भी जो स्पीड होती है, जो चाल होती है, उसमें डायरेक्शन सम्मिलित कर दिया जाता है तो वो वेलोसिटी कहलाती है। अब इसके बाद से वेलोसिटी में भी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, यानी वेलोसिटी जो है वो भी यूनिफॉर्म हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। जैसे मेरा मान लीजिए मेरे घर का जो दरवाज़ा है वो पूर्व दिशा की ओर है, हमने बाइक निकाला, पश्चिम की ओर किया और सीधे चलते गए, फिर आगे जाके थोड़ा सा यू टर्न होकर बाएँ ले लिया हमने, या फिर हमारे जो घर से रास्ता निकलता है वो थोड़ी से एकदम से सीधा ना होके वो मतलब डायरेक्शन में मान लीजिए ईस्ट और साउथ के बीच से होके निकलता है, तो कहीं ना कहीं वो तिरछा हो जाएगा। तो वो उसमें भी एक डायरेक्शन ले लिया हमने कि उधर से निकले या पूर्व दिशा में सीधे निकलते चले गए, तो वो हो जाएगा यूनिफॉर्म, क्योंकि हम सीधा चलना है। लेकिन अगर हमें पूर्व दिशा में तो जाना है लेकिन रास्ता पूर्व दिशा में नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं जाएंगे, तो फिर एक मोड़ पे मुड़ेंगे तो वहाँ गाड़ी धीरे करेंगे, तो एक वेरिएबल हो जाएगा। द वेरिएबिलिटी मे कम बाई चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जो वेरिएबिलिटी आती है वेलोसिटी में, वो या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो या उसकी डायरेक्शन बदलनी हो या दोनों को साथ में चेंज करना हो, तब होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। अब इनिशियल वेलोसिटी यानी हम अपने घर से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकले, आगे चल के 5 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से हो गए, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। मैथमेटिकली यू यानी इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, तो ये यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। अब बात आती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वही चीज़ जो हमने कहा कि अभी 2 किलोमीटर से चल रहे थे फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगे, तो वो जो चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं एक्सेलरेट हो रहा है ना उसमें, तो वही चीज़ यहाँ पे है। व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्म द वेलोसिटी इज कांस्टेंट विद टाइम। मतलब मान लीजिए कि जो हमारा गाड़ी चल रहा है, मोशन है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, 5 किलोमीटर हर घंटे चल रहा है। लेकिन अगर वही चेंज होने लगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाए, तो वेलोसिटी चेंज होगी उसके टाइम से, तो वही एक्सेलरेशन वहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, तो ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब यहाँ देखिए, एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज नेगेटिव। ये चीज़ समझने की चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इतनी सारी चीज़ें। पहला वीडियो है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में और चीज़ों को उतना डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, जैसे रिस्पॉन्स आते जाएगा वैसे ही वीडियो को और बेहतर तरीके से बनाते चलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हम आगे और भी वीडियोज़ बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी 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 मच।